इस तस्वीर में जो हंसता हुआ चेहरे को आप देख पा रहे हैं, उसे देखकर तो आप यही कहेंगे ये एक साउथ अफ्रीकन सोल्जर है। लेकिन इसका सबसे घिनौना काम था इंसानों का मीट खाना। आप इसके पागलपन का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ये अपनी 3 पत्नी को तो पहले ही मार चुका था और चौथी पत्नी से डिवोर्स होने के 1 साल बाद प्रेगनेंसी की हालत में उसे जिंदा काट दिया। इसने हथियार रखने के लिए अंडरग्राउंड बिल्डिंग बनवाए, लेकिन वहाँ हथियार नहीं रखे जाते, वहाँ रखे जाते उसका बंधक, जिसको बड़ी बेरहमी से मारता पीटता और उसे गैस चैम्बर में डालकर मार देता। आइए जानते हैं कौन था ये सोल्जर के रूप में दिखने वाला नरभक्षी, जिसे लोग देखते ही थर थर कांपते थे। दरअसल उस आदमी का नाम ईदी अमीन था। गरीब परिवार में जन्मा ईदी अमीन का जन्म सन 1925 में कोवोको के युगांडा में हुआ। उनके पिता एंडियस न्याबिरे थे, जो एंग्लिकनिज्म से इस्लाम में कन्वर्ट हो गया था। फिर ये अपना नाम अमीन दादा रख लिया। जब उसका पहला बेटा जन्मा तो न्याबिरे ने उसका नाम ईदी अमीन दिया। उसके कुछ ही समय बाद उसके पिता ने ईदी अमीन और उसके माँ को छोड़कर अलग हो गए। फिर ईदी अमीन की माँ उसे लेकर बैम्बू सिटी में आ गई। उसके माँ के पास इतना पैसा नहीं था कि उसे पढ़ा सके। किसी भी तरह चौथी तक पढ़ाई हुई, यहाँ तक कि उसके पास खाने के लिए पैसे तक नहीं थे। कुछ समय बाद ईदी अमीन बड़े हो गए और छोटे मोटे वर्क करने लग गए। दरअसल ईदी अमीन का जहाँ पे जन्म हुआ था, वहाँ के लोगों का रहन सहन खान पान बहुत अजीब था। वे लोग जानवरों को मार कर उसका मांस खा जाया करते थे, उसका खून पी जाया करते थे। इसी वजह से ईदी अमीन हिंसक प्रवृत्ति के थे। उसे लोगों को मारने काटने में जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। सन 1946 में उसने रसोइया का असिस्टेंट के रूप में काम किया और किंग्स अफ्रीकन राइफल्स ज्वाइन कर लिया, जो उस समय ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन आर्मी का विंग्स था। हालांकि उसने 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार बर्मा म्यांमार में लड़ने का दावा किया। इसने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत वफादारी दिखाई। अंग्रेजों को इस पे ट्रस्ट हो गया। उसने सोचा एक ऐसा मामूली इंसान जो अपने कंट्री के लोगों के प्रति इतनी क्रूरता है, ये हमारे बहुत काम आएगा। उसे ट्रेनिंग भी दी और सन 1952 में उसे नॉर्थ केन्या भेज दिया गया, जहां उसे माओ माओ विद्रोह में हिस्सा लिया, जहां लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा पीटा और उसका खून पी गया। उसने लोगों को गाजर मूली की तरह काटने लगा, जिससे उसकी पावर और बढ़ती गई और भी ज़्यादा खूंखार हो गया। ईदी अमीन अंग्रेज़ों के लिए हमेशा वफादार निकलता रहा। इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सन 1959 में उसे सेकेंड क्लास रैंक का वारंट ऑफिसर बना दिया गया, जो उस समय ब्लैक अफ्रीकन्स के लिए हाईएस्ट आर्मी पोस्ट मानी जाती थी। ईदी अमीन के खूंखार बड़े स्वभाव के चर्चे पूरे वर्ल्ड में हो रहे थे। सन 1960 तक पूरे युगांडा पे अपना कब्जा जमा लिया, लेकिन फिर भी इसका आतंक रुका नहीं। सन 1968 में ये केन्या से युगांडा आए और इसे कमीशन ऑफिसर बना दिया गया। लेकिन सच कहा जाता है शैतान हमेशा जोड़ी में रहता है, और ऐसा ही हुआ। ईदी अमीन की मुलाकात मिल्टन ओबोटे से हुई। इन दोनों ने ब्रिटिश कॉलोनियल आर्मी में काफी नाम कमाया था। मिल्टन ओबोटे एक ऐसा लीडर है जो ब्रिटिश के खिलाफ अपने ही लोगों को मरवाता है। ईदी अमीन और ओबोटे इन दोनों ने सोने और हाथी के दांत और हथियारों का स्मगलिंग करना शुरू कर दिया, जिससे बहुत सारे पैसे कमाए। सन 1960 तक युगांडा पूरा आज़ाद हो गया और मिल्टन ओबोटे पहला प्राइम मिनिस्टर बने और ईदी अमीन डिप्यूटी कमांडर बनाया गया। फिर 1964 में ओबोटे ने ईदी अमीन को कमांडर ऑफ फोर्सेस बना दिया। ओबोटे युगांडा के प्रेसिडेंट बन गए। फिर उसके 6 साल बाद अमीन की वफादारी को देखते हुए सन 1970 में उसे कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस बना दिया गया। लेकिन ईदी अमीन नहीं चाहते थे हम किसी के अंडर में रहकर काम करें। बहुत ही जल्द उन दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदलने वाली थी। अमीन ने ओबोटे के खिलाफ षड्यंत्र रचा, ओबोटे को करप्ट लीडर बनाने की। फिर ओबोटे ने उसे चीफ कमांडर बना दिया।
उसने लोगों के साथ सैनिकों के साथ उठना बैठना शुरू किया। कुछ ही समयों में अमीन लोगों का मसीहा बन गया। अमीन खुद से बोल दिया कि ओबोटे एक करप्ट लीडर है, जिससे लोगों में ओबोटे के प्रति नफरत की दहशत और फैल गई। उसने ऐसे ऐसे सैनिक तैयार किए जिसकी माइनॉरिटी काफी कम थी। अमीन ने 1968 तक नाइल्स फोर्सेस यानी लोकल लोगों की काफी भर्ती कर ली। ओबोटे ने 15 जनवरी 1971 को सिंगापुर में हो रहे कॉमनवेल्थ समिट मीटिंग को अटेंड कर रहे थे। मौका पाकर अमीन ने ओबोटे का घर, एयरपोर्ट, रोड ब्लॉक कर दिए, खुद को युगांडा का प्रेसिडेंट अनाउंसमेंट कर दिया और लोग अमीन को ही अपना नेता मान लिए। और फिर शुरू होता है ईदी अमीन का पागलपन आतंक। इसने सबसे पहले ओबोटे को देशद्रोही बोलकर एग्जाइल दे दिया और लोगों में अनाउंसमेंट कर दी कि जो भी लोग ओबोटे को सपोर्ट करेगा उसको जान से मार दिया जाए। इसने जिंजा और बड़ाड़ा के लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा। इसने अपने घर के नीचे तहखाने भी बनाए जिनमें जिन लोगों पे यह शक करता था उसे बंधक बनाकर उसे टॉर्चर करता, महिलाओं के जेनिटल और चेस्ट वगैरह जैसे अंगों को काट देता और उसे घंटों भर बातें करता और अंत में गैस चैम्बर में डालकर उसे भी मार देता। अमीन के दरिंदगी के शिकार धीरे धीरे सभी लोग हो रहे थे, जैसे लीडर, स्टूडेंट, लॉयर, एथनिक ग्रुप के मेंबर। जो भी अमीन के समर्थन में खड़े नहीं होते उसको जान से मरवा देते और उसे नाइल्स रिवर में फेंक देता। एक बार तो नाइल्स नदी पे बना विक्टोरिया डैम लाशों से जाम हो गया था। लोगों को मारने के लिए इसने कॉन्सेंट्रेशन कैंप, इलेक्ट्रीफाई वाटर टैंक, गैस चैम्बर जैसे भयानक चीजें बनाई जहां बड़ी बेरहमी से लोगों को मार देता। उसने हद तो तब कर दी जब उसने लोगों में अनाउंसमेंट कर दिया कि मेरे अल्लाह ने मेरे सपने में आया था और हमसे कहा तुम अपने मुल्क से इन एशियाई और भारतीयों को निकाल फेंको। Kampala street is not full of Indians. Administration in those shops is run by the Indians. जो बड़ी आसानी से देश छोड़कर चले गए वे तो बच गए, लेकिन जो नहीं गए उसको ईदी अमीन ने तरपा तरपा कर बड़ी बेरहमी से मार डाला। ये सारे किस्सा यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप ये समझ गए होंगे कि ईदी अमीन को ये प्रेरणा कहाँ से मिली। एडोल्फ हिटलर को आइडियलाइज करता था। हिटलर ने जैसे जोश के साथ लोगों को अपने फेवर में किया वैसे ही ये भी किया। सन 1978 में अमीन ने तंजानिया पर हमले का धावा बोल दिया, लेकिन तंजानिया के सैनिक अमीन के सैनिक पे भारी पड़ा जिससे अमीन के सैनिक बुरी तरह मारे गए। सन 1979 को तंजानिया के नेतृत्व वाली सैनिक युगांडा का राजधानी कंपाला के करीब पहुंची। फिर अमीन देश छोड़कर भाग गया क्योंकि उसके ही देश में ऐसे कई सारे पॉलिटिकल पार्टी थे जो अमीन को मारना चाहता था। अमीन युगांडा से भागने के बाद सबसे पहले लीबिया गया। वहां वे तकरीबन 1 साल तक रहा। फिर सऊदी अरेबिया चला गया। वहां उसे गवर्नमेंट द्वारा रहने की परमिशन नहीं दी गई। फिर उसे कोई भी कंट्री अपने देश में रहने नहीं दिया और फिर अरेबियन गवर्नमेंट ने उसे एक शर्त के आधार पर सऊदी बुलाया और कहा आज के बाद से तुम कोई भी पॉलिटिकल एक्शन में नहीं आओगे। कुछ समय बाद अमीन को फेलियर का सदमा लगा और सन 2003 में उसकी मौत हो गई और धरती पर से एक ऐसा राक्षस का अंत हुआ जो लोगों को बड़ी बेरहमी से मारता और उसका मीट खा जाता था।